सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र का चैप्टर 4। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं चैप्टर 1, 2, 3 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईज़िली आप उस पर क्लिक करके आप आसानी से जो पिछले के चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, मौलिक अधिकार। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो फर्स्टली आपको पार्ट 1 को देखना है, जैसे ही पार्ट 2 का जैसी वीडियो अपलोड होगा आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी चैप्टर्स को स्टूडेंट बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको सभी जो एक प्रॉपर नोट्स है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है और इन्हीं नोट्स में जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट करा गया है। ठीक है, मेन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो केवल मैंने वही टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो आपको देखना है। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को अगेन भी सुन सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या है, जो भी डाउट्स वगैरह होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 1 है, मौलिक अधिकार। ठीक है, एंड अगर आप स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फर्स्टली जो हम जानेंगे वो है मौलिक अधिकारों का अर्थ, मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं और नेहरू रिपोर्ट, सुप्रू रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो पार्ट 1 में मैं आपको ऑलरेडी मौलिक अधिकार का अर्थ, मौलिक अधिकार का इतिहास और उसका वर्गीकरण, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है वो मैं आपको पार्ट 1 में कवर करूँगी एंड बाकी के जो टॉपिक्स बचेंगे वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो आप देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करते हैं। हमारा जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार का अर्थ। अगर मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं, ठीक है, तो मौलिक अधिकार को, जिसको हम मूल अधिकार भी आप कह सकते हैं, तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिससे व्यक्ति क्या है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मतलब उसके जीवन में उसको जो भी कार्य वो करना चाहता है, जो भी व्यापार वो करना चाहता है, जिससे उसका व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। ठीक है, वो अधिकार स्टूडेंट्स हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मैं आपको रीड करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मिलता है। देखिए, मौलिक अधिकार को स्टूडेंट्स अंग्रेजी शब्द में अगर हम कहें तो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो उल्लेख करा गया है वो संविधान के 3वें भाग में करा गया है। आपको ये याद रखना है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान की किताब में भाग 3 में करा गया है और इनको 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक इसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। देखिए, सन 1998 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, पहले जो था, जब फंडामेंटल राइट्स को संविधान में जोड़ा गया तो उस समय स्टूडेंट्स हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, जैसा कि आप वर्तमान समय में देखते हैं कि आज के समय में हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन जब इसको स्टार्टिंग में जोड़ा गया तो उस समय जो था हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, एक जो राइट्स था वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, सन 1998 में 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। उसके बाद जो बेसिक अधिकार बचे वो हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, अब तक भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, आप वर्तमान समय में भी देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे केवल 6 हैं, जो कि हमारे पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार को हटाकर केवल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दे रखे हैं।
ठीक है। मौलिक अधिकार वो बेसिक अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन का आधार है। मौलिक अधिकार स्टूडेंट्स वो बेसिक अधिकार है जो व्यक्ति के सम्मान, उसके जीवन को किस तरीके से उसको अपने व्यक्तित्व का विकास करना, उसको अपने जीवन को कैसे जीना है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान में किया गया है और संविधान के द्वारा ही फंडामेंटल राइट जो हैं स्टूडेंट्स वो प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों में कोई भी इंटरफेस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि राज्य भी नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, ये वो अधिकार है स्टूडेंट जहाँ पे हमारी जो सरकार है, जहाँ पे जो हमारा राज्य है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार जो है इसमें सरकार की कोई भी एक तरीके से हस्तक्षेप उसका नहीं होता, सरकार का कोई भी उसमें, सरकार किसी भी प्रकार से उसमें प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपके खुद के अधिकार होते हैं, अब चाहे वो आपको किस तरीके से अपने जीवन का विकास करना है, ठीक है। और भी आगे हम जब देखेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वहाँ पे आप जानेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो एक नागरिक को मिल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें राज्य का किसी भी प्रकार का इंटरफेस नहीं होता, मतलब राज्य किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। यद्यपि अगर आपको लगता है कि ये मेरे मौलिक अधिकार मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसके लिए भी स्टूडेंट्स अपना मतलब न्यायालय में जाके आप अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं कि मुझे मेरे जो मौलिक अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो राज्य को अगर आप इस तरीके की भी कंप्लेन करते हैं तो आपको जो आपके अधिकार है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि मौलिक अधिकार क्या है, हमारे बेसिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है, चाहे वो सम्मानपूर्वक हो, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है, समानता का अधिकार होता है। ऐसे हम आगे मतलब जो अधिकार है वो हम जानेंगे मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसानी से आपको समझ में आया होगा मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मिलता है हमें। तो इतना आपको याद रखना है, ये जो अनुच्छेद है और जो संशोधन किया गया वो कब किया गया वो भी आपको डेट याद रखनी है। अब देखिए हम बात करें मौलिक अधिकार के इतिहास की, ठीक है। मौलिक अधिकार के इतिहास की हम बात करें तो आज के समय में फंडामेंटल राइट्स को संविधान में शामिल करके लिखित रूप दे दिया गया है, ठीक है। हमारा जैसे कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हमारा जो संविधान है वो एक लिखित तौर पे है, ठीक है। लिखित तौर पे क्या मतलब होता है, एक दस्तावेज है जिसमें लिखा गया है कि ये जो अधिकार हैं ये केवल नागरिकों के अधिकार हैं, ठीक है। तो आज के समय में अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, उसको संविधान में लिखित रूप से लिख दिया गया है और संविधान द्वारा ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया जाता है। संविधान के द्वारा ही जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा की जाती है। संविधान पूरी एक तरीके से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है संविधान की, ठीक है। लेकिन पहले के समय में इन अधिकारों को प्रकृति या जन्मदाता अधिकार कहा जाता था, लेकिन जैसे हम आज के समय में देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हम जिनको कहते हैं, लेकिन पहले के समय में इनको स्टूडेंट्स प्रकृति या जन्मजात अधिकार कहा जाता, मतलब वो अधिकार जो हमें प्रकृति से मिले हों और वो अधिकार जो हमें जन्म के अनुसार मिले हों। उदाहरण के लिए समझें तो जैसे समान व्यवहार का अधिकार, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और बाकी सब फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे हैं जिन पे नज़र डालें तो हम पाएंगे कि व्यक्ति को जन्म लेते ही ये अधिकार मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले के समय में क्या होता था, जो ये समान व्यवहार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो ये सब क्या है फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन पहले के समय में इनको क्या कहते थे कि ये हमें जन्म के अनुसार ही मतलब मिल जाने चाहिए ये अधिकार, इसलिए ही इनको पहले हम प्रकृति या जन्मदत्त अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो समान व्यवहार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है स्टूडेंट्स, ये पहले के समय में लोगों का मानना ये था कि जैसी व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, उसको उस दौरान ही वो अधिकार जो है वो मिल जाने चाहिए। सर्वप्रथम अमेरिका ने फंडामेंटल राइट्स को संविधान में शामिल किया, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका ने फंडामेंटल राइट्स को अपने संविधान में शामिल किया। उसके बाद जर्मनी ने 1919 में किया। इस प्रकार आयरलैंड ने 1922 में अपने संविधान में करा, रूस ने 1936 और मौलिक अधिकार को अपनाया था,
ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत में भी संविधान सभा में 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट कमेटी की मांगों पर ध्यान देते हुए कुछ फंडामेंटल राइट्स को संविधान में शामिल किया और उनकी रक्षा सुनिश्चित करके इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया। समझ में आया आपको? मौलिक अधिकार जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे जैसे सर्वप्रथम जो सबसे पहले अपने संविधान में जोड़ा गया वो था अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा, फिर धीरे धीरे रूस ने जोड़ा, आयरलैंड ने जोड़ा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सभी जो हमारे लोकतांत्रिक जो देश हैं उन सभी देशों ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जब हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट हम आगे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में जो फंडामेंटल राइट्स को लेके मांगे की गई थी उनको ध्यान देते हुए भी संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। ठीक है, और इन्हीं को ही मौलिक अधिकार स्टूडेंट्स कहा गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार का जो इतिहास है वो आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम। देखिए, अब मौलिक अधिकार का जो वर्गीकरण है वो हम जान लेते हैं। मतलब मौलिक अधिकार जो जैसा कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एक करके हम 6 मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे। बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है। ठीक है, आप इजीली इन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, मैं उनको क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत में स्टूडेंट्स अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे में समानता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ठीक है, तो इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो ऐसे में समानता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर देश में समानता नहीं होगी, ठीक है, तो देश में शांति तो बनी ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मौलिक अधिकारों में एक जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार जो है वो जोड़ा गया, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों के साथ अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि के मामलों में समान व्यवहार को संदर्भित करता है। देखिए, समाज में सभी को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, उनकी योग्यता के अनुसार, लेकिन ठीक है, रोजगार प्रदान करना, ठीक है, पदोन्नति आदि के मामलों में समान व्यवहार को संदर्भित करना। मतलब ये जो रोजगार मिलता है, जो अवसर मिलते हैं, उसको बिना किसी भेदभाव के समान रूप से देना, वो समानता अधिकार कहलाता है। ठीक है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो, लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध समानता का अधिकार से है। चाहे व्यक्ति का धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान कुछ भी हो, लेकिन समाज के द्वारा उससे समान अवसर, रोजगार उसको समान रूप से ही प्रदान किए जाएंगे। ये हमारा समानता का अधिकार कहलाता है। पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14। समानता का जो अधिकार है स्टूडेंट्स वो 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में करा गया है। पहला जो है अनुच्छेद 14, ठीक है, राज्य को किसी भी व्यक्ति भारतीयों के साथ विदेशियों कानून के समक्ष समानता और भारत क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 में ये बोला गया है कि जो राज्य है, जो हमारा देश है, जो हमारी सरकार है, वो नागरिक से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है वो जानते हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित मामलों की में अवसर की समानता, यानी कि ऐसा ना हो कि देखिए अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, और एक व्यक्ति अमीर है, तो उसको तो जो व्यक्ति अमीर है उसको पद मिल गया, ठीक है, और जो गरीब व्यक्ति जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा योग्यताएं हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है उसको जो पद है वो नहीं मिला। तो यहाँ पे ये बोला गया है अनुच्छेद 16 में कि राज्य किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, नागरिक के साथ उसकी योग्यताओं के अनुसार, उसके टैलेंट के अनुसार उसको जो भी पद है, ठीक है, वो उसको मिलना चाहिए और उसको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अब हम बात करें अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है। देखिए,
अस्पृश्यता का उन्मूलन, किसी भी रूप में इसका अभ्यास का निषेध है। मैं आपको समझाती हूँ। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। छुआछूत, जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि प्राचीन समय से ही जो छुआछूत है वो काफ़ी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अमीर व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, कोई नीचली जाति होती है, कोई ऊंची जाति होती है, तो उनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा छुआछूत देखने को मिलता है। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है, कोई अमीर व्यक्ति है, वो किसी गरीब व्यक्ति के घर में तक नहीं आता, उनके घर अलग होंगे और अमीर व्यक्ति के घर अलग होंगे। तो इस प्रकार का हमें जो भेदभाव है वो प्राचीन समय से ही देखने को मिलता है, ठीक है। एक और था यहाँ पे, जैसे कि जो हमारे जो अमीर लोग जो होते थे, वो अगर गरीब व्यक्ति उनको छू भी लेता था ना, तो वो एक मतलब इस तरीके से उनके साथ मतलब व्यवहार करते थे कि हमें तो गरीब व्यक्ति ने छू लिया, ठीक है, ये तो पाप हो गया, ये वो, मतलब XYZ जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है हमें देखने को मिलता था प्राचीन समय में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 के द्वारा जो छुआछूत है उसको संविधान के द्वारा और मौलिक अधिकार के द्वारा उसको एक तरीके से निषेध कर दिया गया। और इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अदर व्यक्ति के साथ छुआछूत करते हुए दिखाई देता है तो उसको संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा अनुच्छेद 18। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी भी राज्य से उपाधि, उपहार, परिलब्धि या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा समानता का अधिकार, जिसमें एक प्रकार से समाज में समान रूप से सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान योजनाएं, समान रोजगार मिलने की पूरी एक तरीके से अधिकार माना गया है, ठीक है। समाज किसी भी प्रकार का या फिर राज्य किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति राज्य के आगे सभी समान हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के अनुच्छेद में इसका जो वर्णन है वो किया गया है। अब हमारा जो है सेकंड जो हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एक सकारात्मक अधिकार है, अर्थात वे अधिकार जो विशेष अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता का आदर्श को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19, 20 और 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ हम जानते हैं। पहले देखिए मैं आपको बताऊं, स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो अधिकार जिसमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने योग्य हो, ठीक है। व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे स्वतंत्रता का जो अधिकार है स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 वाक्यों में बताऊंगी, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक, ठीक है। 2 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। देखिए अगर सकारात्मक की अगर हम बात करें तो सकारात्मक में स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है। मान लो ये एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपने गाने सुन रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब ये दूसरा व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, आप थोड़ा जो साउंड है वो आप कम कर लो। अब पहला व्यक्ति क्या बोलेगा, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसे जो स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको दिया गया है स्टूडेंट, आपको उसको इस तरीके से नहीं करना कि दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार का जो उल्लंघन है वो हो रहा हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करना है जिससे केवल आपका ही मतलब जो है वो विकास हो, दूसरे के व्यक्तियों का जो अधिकार है वो उनको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। नकारात्मक में मतलब ये होता है कि जिसमें सरकार का थोड़ा बहुत प्रतिबंध हो, ठीक है, जिसमें व्यक्ति प्रतिबंधों के अंदर रह के अपने स्वतंत्रता का विकास कर सके, अपने जीवन का विकास कर सके। सकारात्मक में किसी भी प्रकार का सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार से स्वतंत्र होकर व्यक्ति जो है जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन नकारात्मक में कुछ ऐसे प्रतिबंध यहाँ पे दे रखे हैं सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, जिसके अंदर रह के, ठीक है, जिसके अंदर रह के जो व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्रदान किया जाता है।
स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के अधिकार को हानि पहुंचाएं, ठीक है। आप अपने अधिकारों का अच्छे से उपयोग करें, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से करें ताकि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का बिल्कुल भी उल्लंघन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति ये कहेंगे कि स्वतंत्रता का विकास ये तो नहीं कि हम किसी की हत्या कर दें, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ, हत्या करना आपका एक स्वतंत्रता का अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई मैं तो इसको मैं इसकी हत्या कर दूंगा, ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो आपका नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कुछ प्रतिबंधों के साथ आपको स्वतंत्रता का जो अधिकार है स्टूडेंट्स वो दिए गया है, ठीक है। समझ आया आपको स्वतंत्रता का अधिकार मतलब उस प्रकार से आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना है जिसमें व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का विकास कर सकता है, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, अपना व्यापार कर सकता है, कहीं भी उसको आना है जाना है कहीं भी वो आ जा सकता है, सरकार मतलब भारत के किसी भी कोने में वो अपना निवास कर सकता है। ये कहलाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आप एक एक करके जो इसके अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं हम उनको एक एक करके जान लेते हैं कि 19 अनुच्छेद में क्या बोला है, 20 में क्या बोला है, 21 और 22वें जो अनुच्छेद उसमें क्या क्या बोला गया है स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको जो मौलिक अधिकार है वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, संघ या संघ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, पसंद के किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता। मैं आपको समझाती हूँ। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिना किसी रुकावट के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा है बिना किसी हथियार, समझ लो, बिना किसी हथियार और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी समूह समिति, ठीक है, संघ बनाना चाहता है तो वो शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के उसको पूरी स्वतंत्रता है इकट्ठा होने की, ठीक है। संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिना किसी हथियार और शांतिपूर्वक, ठीक है, जिससे दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स आपको स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो पूरी गारंटी लेता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, जहाँ भी आपको कहीं भी बसना है आप भारत के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं और घूम सकते हैं, ठीक है। इसमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है और किसी भी प्रकार का आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपको भारत के किसी भी कोने में घूमना तो आप स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं, अपना कहीं भी अपना अगर आपको घर मतलब बसाना है तो वहाँ पे बस भी सकते हैं, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। लास्ट जो 19 अनुच्छेद में बोला गया है वो पसंद की किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता है, यानी कि जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, जिससे वो अपना व्यापार कर रहा है, कोई भी पेशा हो वो स्वतंत्र रूप से उसको मतलब अपना सकता है और स्वतंत्र रूप से अपने पेशे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें 6 जो अधिकार है वो संविधान इसकी पूरी गारंटी लेता है। अब देखिए अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है। ये अनुच्छेद एक दोषी व्यक्ति का कार्यतर कानून, दोहरे खतरे और आत्म अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। देखिए अनुच्छेद 19 में ये बोला गया है यदि किसी व्यक्ति को किसी भी अदर व्यक्ति से कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब लगता है कि मुझे इससे खतरा है, ठीक है, कुछ भी है, तो संविधान के द्वारा उस व्यक्ति को जो है सुरक्षा वो है प्रदान की गई है। ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।
मेनका गांधी मामले के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत कई अधिकार की घोषणा की है। ठीक है, अब हमारा आता है स्टूडेंट्स अनुच्छेद 21। ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है, जैसे कि पहले जो था वो हमें पहला जो था वो महिलाओं को शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन इस समय ठीक है जैसे हमारा संविधान बना तो इस समय सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब राज्य के द्वारा इसको एकदम मुफ्त रूप से जो शिक्षा है वो प्रदान करी गई है। ठीक है, कौन सी 6 से 14 वर्ष वाले जो भी हमारे आयु वाले बच्चे हैं उनको सरकार की तौर से एकदम मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, सभी व्यक्ति एकदम समान है राज्य के आगे। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 22। ये अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। ये जो अनुच्छेद है ये उन लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है या तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा गया हो, ठीक है, किसी व्यक्ति पे कोई भी अपराध लगा हुआ हो, उसको हिरासत में लिया गया हो, तो अनुच्छेद 22 के द्वारा जो संविधान है वो पूरी इनकी जो सुरक्षा है उसका पूरा एक तरीके से ध्यान में रखते हुए उनकी जो सुरक्षा है वो करता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो आई होप अब यहाँ पे आपको जो है अच्छे से स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम। फिर आता है शोषण के खिलाफ अधिकार। समाज के कमज़ोर वर्ग के शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको अपने सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं, शोषण के खिलाफ का अधिकार मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे कि हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो आप देखते हो कारखानों में, दुकानों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अक्सर उनका जो शोषण है वो हो रहा होता है। ठीक है, अब कोई दुकानदार आपको ऐसे देखने को भी मिलेंगे कि वो उनसे काम तो करवा लेते हैं लेकिन उनके न्यूनतम जो आयु होती है, ठीक है, वो उनको नहीं मिलती है। तो ये था हमारा शोषण के एक जो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो यहाँ पे मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया, जिससे जो भी व्यक्ति जिस भी बच्चे का शोषण हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, और उस व्यक्ति को दंडनीय अपराध एक तरीके से दिया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से जो संविधान निर्माताओं ने इसको शोषण के खिलाफ अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया, यानी कि जो भी हमारे कमज़ोर वर्ग होते हैं, जो व्यक्ति एक तरीके से गरीब होते हैं, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होते हैं या फिर वो खुद भी एक तरीके से शोषण करते हुए उनका दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 23 से 24 आर्टिकल में किया गया है। इसके प्रावधान शोषण को रोकते हैं। तो संविधान क्या है, इन आर्टिकल्स के द्वारा जो है जो शोषण होता है समाज में उसको रोका जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया है। इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार का बाल श्रम पर संकेत प्रतिबंध है और अपराधियों के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 23 ये बोलता है यदि कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे का, ठीक है, शोषण करते हुए दिखाई देता है तो उसको कानूनी तौर पे उसको सज़ा दी जाएगी। ये जो नागरिक है और गैर नागरिक को दोनों पर लागू किया जाता है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कई कारखानों में, कई शॉपों में जो बच्चे हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वे कभी कभार क्या होता है, कोई दुकानदार या तो उसके बदले उनको कोई खाना दे देंगे, या तो खाना भी नहीं मिलता, उनको ऐसे भेज दिया जाता है। ठीक है, उनसे फ्री में एक प्रकार से काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनुच्छेद 23 ये बोलता है यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का शोषण करते हुए दिखाई देता है तो उस पर एक तरीके से जो कार्यवाही है वो की जाएगी इस आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 24 के द्वारा क्या बोला गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है। यानी कि जिस भी बच्चे की आयु 14 वर्ष से नीचे है
उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कारखानों में, खदानों में मतलब कार्य कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक वहाँ पे मशीनें होती हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी 14 वर्षीय नीचे जो भी मतलब बच्चे होगा अगर वो काम करते हुए देखता है तो उसको कानूनी तौर पे उसको दंडनीय जो है अपराध उसको माना जाएगा और उसको उस पे कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी और उसको कानून के अनुसार जो है सज़ा वो दी जाएगी। हालांकि ये अनुच्छेद उन्हें हानिरहित नौकरियों में काम करने से नहीं रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये था हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों का जो शोषण है वो हमें देखने को मिलता है समाज में। ठीक है, तो ये जो अधिकार है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो इसी कारण से संविधान में इसको जोड़ा गया और मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया। फिर आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। ठीक है, ताकि धर्म को लेकर भी सभी व्यक्ति समान रूप से माने जाएं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत नागरिकों और गैर नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में धर्म शब्द की निर्माताओं द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत भी परिभाषा दी है। ठीक है, तो संविधान में 25, 26, 27 और 28 के तहत धर्म स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो मौलिक अधिकारों में इसका किया गया है। अब देखते हैं, हम इसको जान लेते हैं कि क्या है। देखिए, संविधान में धर्म शब्द का जो निर्माता को द्वारा परिभाषित इसको नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग ही इसकी परिभाषा जो है वो दी है। अनुच्छेद 25, ये जो अनुच्छेद है ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि सभी व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म, किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अपना अभ्यास कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। सो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा वो है अनुच्छेद 26। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति, संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला है 26A, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना पर रखरखाव करना। 26B, धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों को प्रबंधन करने के लिए, छल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए, कानून के अनुसार उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए। अनुच्छेद 27, इस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है अनुच्छेद 17 में कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय या प्रचार के लिए किसी भी कर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने संप्रदाय को बनाए रख सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का जो कर है वो नहीं देना पड़ेगा और सरकार इसको किसी भी प्रकार का बाध्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 28, इस अनुच्छेद के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 28 में ये बोला गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बेशक जो धर्म है उसका प्रचार तो किया जा सकता है, लेकिन एक प्रकार से जो हमारे भारत में जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, वो सभी जो है वो समान हैं। मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है वो नहीं दी गई है। जैसे मान लीजिए हमारे जैसे देश में अलग अलग धर्म हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो धर्म होता है ना उसको लेके कोई भी शिक्षा का प्रचार नहीं करा गया है। यानी कि विद्यालय वगैरह में सभी जो व्यक्ति हैं वो समान है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपना अलग तरीके से अपने धर्म का, चाहे अपनी संप्रदाय का प्रचार करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन स्कूल, विद्यालय, ठीक है, कॉलेजेस, इन सबों में किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके कोई भी जो शिक्षा है वो प्रदान नहीं की जाएगी।
ठीक है। तो जो सरकार है वो इस पे एक तरीके से बहुत ही उस पर जो प्रतिबंध है उस पर लगा रखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि इस आर्टिकल के द्वारा स्टूडेंट्स संस्कृति, धर्म और जो भी हमारे अलग अलग जो भाषा वाले जो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है उनकी रक्षा करने का पूरी जो एक तरीके से सुरक्षा करने का जो अधिकार है वो इसमें दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षण का प्रदान करता है। यानी कि संविधान के द्वारा संस्कृति, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक के जो भी हमारे व्यक्ति हैं जिनकी संख्या कम है, ठीक है, तो उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति और उनके धर्म की जो सुरक्षा है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। इन अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जातीय, भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने पर भी रोक लगाता है। यानी कि जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, उन व्यक्तियों को भी शिक्षा प्रदान करने का पूरा अधिकार है और राज्य इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और इनको किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 के बारे में हम पढ़ते हैं। ये अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो अनुच्छेद है ये सांस्कृतिक, हमारे देश की जो संस्कृति है, धार्मिकता है और जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि अपनी पसंद की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्वक राशि उन्हें गारंटीकृत किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। यानी कि सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और मौलिक अधिकार इनकी पूरी शिक्षा करने की पूरी गारंटी देता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो जिनकी संख्या कम होती है उन व्यक्तियों के भी एक तरीके से शिक्षा उनको प्रदान की गई है और राज्य का ये कार्य है कि वो उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करे। ठीक है, और उनको एक प्रकार से अपने अधिकारों के प्रति उनको वंचित ना रखे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे संस्कृति और शैक्षिक अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तो लास्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा संविधान उपचार का अधिकार। ये हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 है वो हम डिस्कस करेंगे। आगे के जो भी टॉपिक्स है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 22, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए, हमें मौलिक अधिकार तो प्राप्त हो गए, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए भी मौलिक अधिकार में एक ऐसा अधिकार जोड़ा गया है जो पूरी गारंटी लेता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये अनुच्छेद 32 पूरी गारंटी लेता है कि वो उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। ठीक है, और उसको उसके मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। इस अनुच्छेद के तहत एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वो भी बिना किसी प्रतिबंध के। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया कि देखिए संविधान निर्माताओं ने एक चीज़ सोची, इस ये जो फंडामेंटल राइट्स बनाया गया ये एक चीज़ सोची कि हमने मौलिक अधिकार तो बना दिए लेकिन एक ऐसा अधिकार होना चाहिए जो उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेता है। ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकार को संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको अनुच्छेद 32 में जोड़ा गया और ये पूरी मौलिक अधिकार को उनकी सुरक्षा करने की पूरी गारंटी लेता है।
ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या तो उससे वो पीड़ित हो रहा है, तो वो बिना किसी प्रतिबंध के वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी कंप्लेन कर सकता है। ये संविधान की मूल विशेषता है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट के प्रकार जारी करने के अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। रिट यहाँ पे आपको मतलब अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट प्रदान करता है। वो 5 रिट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट एक व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के शव को अदालत के सामने पेश करने का पूरा आदेश देता है। दूसरा है परमादेश। ये रिट सार्वजनिक अधिकारों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देता है जो वह विफल रहे हैं या प्रदर्शन करने से इनका इनकार कर दिया है। प्रतिषेध। ये रिट निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है, यानी कि जो हमारी निचली जो अदालतें होती हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो उनको बाहर जाने से रोकती है। ठीक है। फिर दूसरी जो रिट है वो है ये उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें विशेष मामलों को उन्हें स्थानांतरित करने या विशेष मामलों में उनके आदेशों को रद्द करने के लिए कहा जाता है। फिर है क्यूवो वारंटो। ये रिट किसी व्यक्ति के ऐसे सार्वजनिक पद पर रहने से रोकता है जिसका वह एक प्रकार से हकदार ना हो। ठीक है। तो ये स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 5 रिट जारी की गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई होप आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है। जो अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उनकी सुरक्षा करने की पूरी गारंटी लेता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 6 मौलिक अधिकार। पार्ट 1 वो कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डू लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। एंड स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करूँगी आपको जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको जो चैप्टर है वो समझाने की कोशिश करी है। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स आप ईजिली नोट्स को डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। जब तक के लिए आप पार्ट 1 को बहुत ही अच्छे से आप समझिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।